हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम लोग आज 9वां टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं और जिसका टॉपिक है भारत पर विदेशी आक्रमण। यानी कि जो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों और फिर सिकंदर के द्वारा, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। और इस टेस्ट सीरीज की 8 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी देखें। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सीक्वेंस से ही चलें ताकि आपको जो तथ्य हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश के शासकों ने किया था? तो ये किया था हकमनी वंश के शासकों ने। ठीक है, और ये हकमनी वंश कहाँ का था? तो ये ईरान का था। आप लोग ये भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है कि किस देश के शासकों ने भारत पर पहले आक्रमण किया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो हकमनी वंश था ये कहाँ का था? ये ईरान का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हकमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो हकमनी साम्राज्य की स्थापना की थी वो की थी साइरस द्वितीय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईरानियों के संपर्क में आने से किस लिपि का जन्म भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में हुआ था? तो ये हुआ था खरोष्टी लिपि का। ठीक है, तो ईरानियों के संपर्क में आने से खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ था। कहाँ पर? भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में। ठीक है, और एक तथ्य ये भी यहाँ पर याद करने लायक है कि जो ये खरोष्टी लिपि है ये आपकी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और बहुत बार ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो कथन के रूप में आपसे पूछ ली जाती हैं, तो हर चीज़ याद रखना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ है? तो जो खरोष्टी लिपि है उसका जन्म ईरान की एक लिपि है अरमेक लिपि, ठीक है, उससे हुआ है। ठीक है, ये जो अरमेक लिपि है ये ईरान की लिपि है, इससे ही खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हकमनी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत में किस प्रथा का प्रारंभ हुआ था? तो बताइए भाई इसमें से देख के कि किस प्रथा का आरंभ हुआ था। तो हकमनी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत में अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का प्रारंभ हुआ था। बाद बाकी देखें, विदेशों से व्यापार तो हड़प्पा काल के अंतर्गत भी होता था। ये आप पहले ही हड़प्पा जब काल के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। शिक्षा के केंद्रों की स्थापना ये तो पता है बहुत पहले से होती आ रही है, आपने देखा होगा। और उपयुक्त सभी का ये तो गलत हो गया, तो ये विकल्प बी आपका सही है कि हकमनी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत में अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का आरंभ हुआ। और अभिलेख उत्कीर्ण मतलब आप समझ रहे होंगे, जो स्तंभ लेख होते थे या जो शिलालेख होते थे, यानी कि पत्थरों पर राजा अपने कुछ आदेश या फिर कुछ जानकारियां उत्कीर्ण करवाते थे, यानी कि लिखवाते थे, उनको बोलते थे अभिलेख उत्कीर्णन। या फिर उस पर कुछ जानकारियां जो भी दी जाती थी उनको शिलालेख बोलते थे। आपने सुना होगा सिकंदर के जैसे अभिलेख हैं इससे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत पर जो सिकंदर ने आक्रमण किया था वो किया था 326 ईसा पूर्व में। और ये आक्रमण ईरानियों के आक्रमण के बाद हुआ था। ठीक है, और सिकंदर कहाँ का शासक था ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सिकंदर मकदुनिया, ठीक है, मकदुनिया या फिर इसको बोलते थे मैसोडोनिया। ठीक है, ये सिकंदर वहाँ का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोरस व सिकंदर के मध्य युद्ध किन नदियों के बीच लड़ा गया था? तो जो पोरस व सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था आपका झेलम व चिनाब नदियों के बीच में। ठीक है, और बहुत बार क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ लेगा कि किस नदी के किनारे लड़ा गया, तब आप उत्तर क्या देंगे? तब आप उत्तर देंगे झेलम। ठीक है, और यहाँ पर इस युद्ध को झेलम का युद्ध कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। झेलम का युद्ध कहा जाता है या फिर कहा जाता है हाइडे स्पीज का युद्ध।
मैं लिख के आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार आपको ये शब्द भी दिखेगा कि हाय डे स्पीच का युद्ध कहाँ हुआ था। तो झेलम नदी के किनारे, या फिर दोनों नदियों के बीच में क्वेश्चन पूछे तो झेलम व चिनाब नदियों के बीच आपका उत्तर हो जाएगा। और ये किसके मध्य हुआ था? पोरस व सिकंदर। पोरस के लिए पुरु शब्द भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये भी बात आप याद रखना। एक स्मार्ट अभ्यर्थी वही होता है, मैं आपको बताऊं, जो हर आयाम से क्वेश्चन को तैयार करता है। सिर्फ आप सतही बातों को याद करेंगे तो एग्जाम में 100% फंसेंगे। देखो जीएस तो वही है, लेकिन बार बार उसको नए तरीके से पूछ लिया जाता है और फिर आप लोग सोचते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसा आ गया कि हमने कहीं पढ़ा नहीं इसको। तो मतलब हर तरीके से यहाँ पर जैसे इसी क्वेश्चन का हम लोग अगर एग्जाम्पल लें यहाँ पर, तो देखिए झेलम व चिनाब के मध्य अगर पूछा जाए, और अगर सिर्फ नदी पूछी जाए तो झेलम, ठीक है। इस युद्ध का नाम क्या था? तो झेलम का युद्ध, फिर या फिर हाइडे स्पीच का युद्ध। पोरस को अगर पुरु लिखा दिख जाए तब भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मतलब क्वेश्चन के जितने भी आयाम हो सकते हैं आप उसको उतनी तरीके से तैयार कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, वो कभी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि झेलम के युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ये मना कर दिया था ब्यास नदी को पार करने से, ठीक है। और जो झेलम का युद्ध हुआ था उसमें सिकंदर तो चाहता था कि और अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और जो ये झेलम का युद्ध हुआ था इसमें जो ये राजा पोरस था, ठीक है, या फिर पुरु, ये बहुत ही वीरतापूर्वक सिकंदर से लड़ा था। भले ही ये हार गया बाद में, लेकिन जो सिकंदर था वो इसकी वीरता से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि जो उसने क्षेत्र इस युद्ध में जीते थे, किसने? सिकंदर ने, ठीक है, उस क्षेत्र को वापस पोरस को उसने लौटा दिया था। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे, ऐसी चीज़ें कथन के रूप में आपसे पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि सिकंदर की अंतिम विजय किस राज्य के विरुद्ध थी? तो जो सिकंदर की अंतिम विजय थी वो पाटल राज्य के विरुद्ध थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत में कौन सा नगर बसाया था? तो सिकंदर ने भारत में 2 नगर बसाए थे, एक था बुकाफेला और दूसरा था निकैया। और एक कथन या फिर कहें कि आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ये जो बुकाफेला था ये इसके घोड़े का नाम था, ठीक है। तो इसी के नाम पर उसने बुकाफेला नगर की स्थापना की थी। और जो ये निकैया नगर की स्थापना की थी यह इसने अपने विजय की स्मृति में की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको थोड़ा हटा दें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस और आरओआरओ दोनों में पूछा जा चुका है। तो सिकंदर के साथ जो भारत आया था वो आया था निरयाकस, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आपको पता ही होगा कब आए थे। और एक जो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है वो आपका हो जाता है ये डाइमेकस। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डाइमेकस था ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, बल्कि ये बिंदुसार के दरबार में एक विदेशी यात्री के रूप में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार आपको एग्जाम में देखने को मिल चुका है, बीपीएससी वगैरह में भी ये पूछा जा चुका है। तो भारत में अगर सिकंदर की सफलता का कारण देखें तो जिस समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय ना तो ही कोई केंद्रीय सत्ता थी जो कि विदेशी शक्ति का सामना कर सके, और बहुत से ऐसे शासक थे, उनको देशद्रोही शासक की संज्ञा दी जाती है, जिन्होंने सिकंदर की मदद की। भारत को उसने मतलब कि सिकंदर ने जो भारत में आक्रमण किया था उस दौरान बहुत से शासक ऐसे भी थे जिन्होंने सिकंदर को मदद की थी। और तीसरा कारण क्या था? शासकों का आपसी झगड़ा, मतलब जो यहाँ के शासक थे वो आपसी, उनके बीच में कोई क्या बोलते हैं मेल नहीं था, वो आपस में लड़ते रहते थे, और इस चीज़ का फ़ायदा किसको मिला? सिकंदर को मिला। तो इस तरीके से हम देखें तो भारत में जो सिकंदर की सफलता के कारण थे वो तीनों ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना कोई केंद्रीय सत्ता थी,
बहुत से शासकों ने सिकंदर की मदद की थी और जो यहाँ के शासक थे वो आपस में ही झगड़ते रहते थे। इन तीनों का फ़ायदा सिकंदर को मिला। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, किस राज्य की महिलाओं ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक राज्य था अश्वक। ठीक है, इस राज्य की महिलाओं ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो इसकी राजधानी थी मशग, यहाँ पर सिकंदर और यहाँ के जो लोग थे उनके बीच युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ कि जो इस राज्य के लोग थे अश्वक के, वो बहुत बड़ी संख्या में मारे गए। ठीक है, और पुरुष एक तरीके से देखा जाए बहुत ही बड़ी संख्या में सिकंदर ने उनका नरसंहार किया। तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की महिलाएं थीं भयभीत हो गईं और उन्होंने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया और वो मैदान में युद्ध के लिए सिकंदर के विरुद्ध उतर गईं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी कहाँ पर, बेबीलोन में। ठीक है, और कब हुई थी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन एकमात्र शासक है जिसका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ था। तो ये एकमात्र शासक है सिकंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये जो इसका जन्म हुआ था वो मैसेडोनिया में हुआ था, मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, और जो इसका अंतिम संस्कार है उसके बारे में कोई एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन कहा जाता है मिस्र के समथिंग कहीं हुआ था, तो अफ्रीका मान के आप चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि भारत में गांधार शैली की कला का विकास किसके प्रभाव का परिणाम था। तो जो भारत में गांधार शैली की कला का विकास था वो यूनानियों के संपर्क में आने से हुआ था। ठीक है, और गांधार शैली पर आप देखेंगे तो ये भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है गांधार शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शासक था डेरियस। ठीक है, डेरियस वह ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भूभाग को जीत लिया था और अपने अधीन कर लिया था। और इसने क्या किया था कि जिस भाग को इसने जीता था उसे फारस के साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये महाजनपद काल में। तो जब सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब भारत पर नंद वंश का शासक था। ठीक है, किसका, नंद वंश का। और नंद वंश में नंद वंश के अंतर्गत कौन सा शासक राज्य कर रहा था। तो ये कर रहा था घनानंद। ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा। तो शासक था घनानंद और वंश कौन सा था, नंद वंश। ठीक है, तो इस तरीके से इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बाद बाकी मैंने जो भी चीज़ें थी वो आपको डिस्कस कर ही दी हैं। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बाद बाकी आप कोर्सेस को देख लीजिए जो intellecto.in की वेबसाइट पर चल रहे हैं, और जो वेबसाइट का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। तो UPPCS के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इस नंबर पर आप कोई भी आपकी क्वेरी हो तो पूछिए। बाद बाकी समीक्षा अधिकारी के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, और जो पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस UPPCS प्री 2021 के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे सामान्य अध्ययन के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 1 साल की करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी, 16 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और एग्ज़ाम के टाइम पर आपको स्पेशल शॉर्ट नोट्स और स्पेशल करंट अफेयर्स बुकलेट होती है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसा ही सेम कोर्स चल रहा है RO ARO के लिए, तो आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको नंबर पता ही है 6387071919। बाद बाकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। चलिए फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा मौर्य वंश। ठीक है,
चलिए फिर, धन्यवाद तब तक के लिए।